देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ड्राइविंग के दौरान कई ऐसी चीज़ों का एहसास किया है, लेकिन यह हादसा मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। मैं अपने ड्राइवर यानी कि रंजीता के साथ हमारे गांव से सिंगोला निकला था। जाते वक्त हमारे मालिक ने हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया था, किंतु हम बेवकूफ़ थे। दरअसल डिलीवरी का पता राजस्थान बताया गया था और राजस्थान का भानगढ़ किला वहीं पर स्थित था। भानगढ़ के बारे में कई सारी कहानियां तो थी, लेकिन वो रास्ता भानगढ़ से सटा हुआ था। वैसे भी मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था। ऊपर से मैं अपने मालिक की बातों में ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाया, और उसकी वजह थी मेरे ड्राइवर रंजीता, जो मुझे जल्दबाजी करके लेकर आया था। फिर जब हम अपने निवास स्थान से निकले थे तो हमें शाम के 7 बजने को आए थे, और यहाँ से राजस्थान की दूरी तकरीबन 189 किलोमीटर थी, जो काफ़ी ही ज़्यादा थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही हम लोग डिलीवरी करने के लिए निकले थे तो आज मेरा दिल बारंबार मुझे किसी चीज़ के बारे में एहसास करवाने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि हमने पहले ही तय कर लिया था कि रात के 3 बजे के बाद मैं ड्राइविंग कर लूँगा, लेकिन 3 बजे तो ज़्यादा ही नींद आती है, और नींद में गाड़ी किसी के अंदर ठुक ना जाए। वैसे तो राजस्थान का सफ़र मैंने पहले भी किया था, लेकिन आज जिस रास्ते को हम सफ़र करने वाले थे वो रास्ता मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। रास्ता बड़ा ही सुनसान था, और ये सुनसान माहौल तो आज पूरी रात ही रहने वाला था। वैसे मुझे इन चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी बार लंबे सफ़र को अंजाम दे चुका था। इस समय रंजीता ड्राइव कर रहा था और मैं उसके बगल में बैठा था। अभी हम दोनों आपस में बात करते हुए यूं ही आगे बढ़ रहे थे कि मैंने रंजीता को समझाते हुए कहा, देख भाई, तूने पहले भी ड्राइविंग में काफ़ी सारी गलती की हैं, लेकिन मैं हमेशा से नज़रअंदाज करता हुआ आ रहा हूँ। आज मैं तुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तो आराम से गाड़ी चलाइयो। मेरी बात मानकर रंजीता ने अपनी मुंडी को हाँ में हिलाया, और उसके बाद उसने ट्रक की स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब ट्रक अच्छी खासी रफ्तार से भागने लगी। मेरी आंखों में नींद थी, जिस वजह से मैं अपनी आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। मगर जब मैं ट्रक की विंडो से झांकते देख रहा था तो रास्ता मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। फिर अचानक मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी, और ये भूख का संकेत था। तभी मैंने रंजीता को कहा, यार बहुत जोर की भूख लगी है, एक काम कर, गाड़ी को किसी ढाबे पर रोक। मेरी बात को सुनकर रंजीता ने कहा, यार ये रास्ते पर तो दूर दूर तक कोई ढाबा भी नजर नहीं आ रहा है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन अब करे तो करे क्या। एक लंबी सांस खींचते हुए मैं बोला, आगे जाने के बाद विनायक होटल नजर आएगा, वहीं पर ट्रक रोक लेना। फिर हम जब उस जगह पर पहुंचे तो विनायक नाम के उस होटल पर पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। उस सुनसान और वीरान रास्ते के अगल बगल में सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। मैं पहले भी इस होटल पर आया था, तो इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता था। रंजीता ट्रक से नीचे उतर गया, मगर मैंने सोचा कि रंजीता से ही बोलकर खाना मंगा लेता हूँ। मुझे नीचे उतरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी और मैं ट्रक में ही बैठा रहूँगा। और उसके बाद उसने ऐसा ही किया। लेकिन रंजीता जब ट्रक में आया तो उसका चेहरा थोड़ा चिंता में था। उसने बताया कि यहाँ के लोग किसी डैन की चर्चा कर रहे हैं, और इतना सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हालांकि इन चीज़ों से मुझे भी बहुत डर लगता था, मगर अपने ड्राइवर को थोड़ी हिम्मत देने के लिए मैंने थोड़ा भूतों का मजाक उड़ा दिया। फिर उसके बाद हम दोनों आपस में खाना खाते हुए ढाबे वाले को पेमेंट करके वहाँ से निकल पड़े। लेकिन अब हमें जिस चीज़ का मन कर रहा था वो थी दारू की एक बोतल। वैसे तो शराब करके ड्राइविंग करना बहुत गलत माना जाता है, लेकिन 24 घंटे का सफ़र हो और वो भी बिना किसी नशे के तो मुमकिन ही नहीं होता। थकावट के कारण मैंने रंजीता से कहा, अरे यार, अगर कोई आगे ढाबा पर शराब की एक बोतल मिल जाए तो ले लेना। पर वो भी साला तैयारी बैठा था। उसने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई, और करीब 2 किलोमीटर के आगे जाने के बाद ही उसने एक दुकान के पास ले जाकर ट्रक को रोक दिया। ट्रक के रुकते ही मैं तुरंत ही विंडो से झांकते देखने लगा, तो मैंने पाया कि बाहर की ओर मुझे एक ठेका नजर आ रहा था। मुझे उतरकर जाना पड़ा, और उसके बाद में एक बोतल लेकर ट्रक में पहुंच गया। लेकिन इससे पहले उस ठेके वाले दुकानदार ने मुझे यह एक चेतावनी दी थी, मगर मैं उसकी चेतावनी को ढंग से समझ ही नहीं पाया, और उसे नज़रअंदाज करता हुआ वापस से अपने ट्रक में आकर बैठ गया। थोड़ी बहुत घूंट लेने के बाद नशा कुछ ज़्यादा हो रहा था, और उसका एक कारण ये भी था कि हमने खाना खाने के बाद शराब जो गटक ली थी, जो कहीं ना कहीं हमारी एक बड़ी गलती साबित हो सकती थी। खैर मैंने अभी तक कम ही ली थी,
और उसके बाद हमने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब रात के तकरीबन 12:30 बजने को आए थे और सड़क पर ट्रैफिक पूरे तरीके से कम हो चुका था, तो ट्रक अच्छी खासी रफ्तार में दौड़ रहे थे और रास्ता एकदम सपाट पड़ा था। दोनों तरफ सन्नाटे की एक चादर बिछी हुई थी। अब हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां कोई परिंदा भी अपने पाँव न मार सके। बस सब कुछ एकदम सुनसान था और फिर हमारी भागती हुई ट्रक, जिसकी रोशनी ने मुझे सड़क के बीचों बीच कुछ दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे हमारी ट्रक उसके पास जा रही थी वैसे वैसे वो चीज़ हमसे दूर हो रही थी। लेकिन ताजुब तो इस बात का था, जब मैंने रंजीता को इस बारे में बताया तो उसने कहा उसे तो सड़क के सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, उसे तो सड़क एकदम सपाट दिख रही है। और अब धीरे धीरे मेरी भी आंखें लगने लगी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन नींद के एक झोंके ने मुझे अपने अंदर ढक लिया। फिर दूसरे पल किसी चीज़ के खटखटाने से मेरी आंख खुल गई और इस बार जब मैंने अपनी आंखें खोली तो रंजीता पूरी तरह से कांप रहा था और ट्रक एक जगह पर स्थिर रुकी हुई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो सामने देख रहा था। और इस बार गुस्से में आकर मैंने रंजीता को कहा, अबे क्या हुआ, इस बार तूने क्या गलती कर दी है? लेकिन उसकी गर्दन तो हिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसकी गर्दन को इधर उधर हिलाया तो वो हिचकिचाते हुए कांपती हुई आवाज में बोला, भाई वो औरत देखो। और इतना सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गया। अबे तूने क्या कर दिया? लेकिन फिर मुझे याद है कि इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और इतनी रात को कौन औरत सड़क पर घूम रही होगी। और यही सब देखने के लिए मैं अपनी ट्रक से नीचे उतर गया और मेरे हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी मदद से मैं ट्रक के अगल बगल में बहुत आसानी से देख सकता था। अब रंजीता भी नीचे उतर गया और जैसे ही हम अपने ट्रक से नीचे उतरे तो पहले तो हमें दूर दूर तक कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था और फिर बाद में मेरी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ी जिसे देखकर मैं अंदर तक कांप गया। मैंने अपनी इस ट्रक ड्राइविंग के दौरान इतने सारे हादसे देखे थे, इतने एक्सीडेंट देखे थे, लेकिन अब जब मैं इस डेड बॉडी को देख रहा था तो मेरे अंदर तक घबराहट महसूस होने लगी। या फिर यूं कहें कि मैंने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में इतना भयानक एक्सीडेंट कभी नहीं देखा, बावजूद इसके भी कि हमारी ट्रक की रफ्तार बहुत ज़्यादा कम थी। दरअसल जिस औरत की अभी मौत हुई थी उसका मांस उसके शरीर से छिन्न भिन्न हो रखा था। उसकी डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसका हाथ और मुंह तो एकदम भिन्न हो गए, यहाँ तक कि मुझे उल्टियाँ तक होने लगी। उसका खून पूरी सड़क पर फैला हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे बदन को पूरी तरह थरथरा कर रख दिया। हवा के तेज झोंके के साथ सब कुछ एकदम बदलने लगा और उस औरत के छिन्न भिन्न होने वाले वो टुकड़े अब आपस में जुड़ने लगे। उसका आधा शरीर फिर से जुड़ रहा था और सच बताऊं तो ये सब मेरे लिए इतना घातक था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये सब होता देख मेरे कदम 2 फीट पीछे खिसक गए। लेकिन अभी तो सिर्फ ये शुरुआत हुआ था और फिर उस औरत की मुंडी अचानक ही उसके शरीर से एकजुट हो गई और उसका शरीर एकदम से हवा में उठ गया। उसकी वो पुतले जैसे नजर आने वाली आंखें मेरे शरीर को अंदर तक कपकपा देने में सक्षम थी। जब मैंने ठीक से उसका चेहरा देखा तो टॉर्च की रोशनी भी थर-थर कांप उठी। उस औरत की मुंडी पर नाक का कोई नामो निशान तक नहीं था और उस औरत की नाक की जगह एक गहरा गड्ढा बना हुआ था, मानो ये कोई खोपड़ी हो। फिर उस औरत की एक दहाड़ से हम दोनों पसीने से भीगने लगे। तभी मैं वापस मुड़ा और ट्रक की तरफ भागा। रंजीता की दारू अब तक उतर चुकी थी, लेकिन मैं तो ट्रक के पास पहुंच गया और जब मैंने रंजीता की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था और अपनी मौत को देख रहा था। फिर उसके बाद वो औरत एक ही पल में रंजीता के सामने आकर खड़ी हो गई और इस बार उसने ज़्यादा ही ढिलाई करना सही नहीं समझा और रंजीता का गला पकड़ लिया और उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया। इससे पहले कि वो रंजीता को कोई और नुकसान पहुंचा पाती कि हमारे ट्रक में पहले से ही कुछ हथियार मौजूद रहते हैं और जैसा कि मैंने सुना था कि काली शक्तियाँ लोहे की वस्तु से भय खाती हैं, तो इस बार मैंने वैसा ही किया। मैंने लोहे का एक सरिया उठाया और उस औरत की तरफ बढ़ने लगा और मुझे नहीं पता कि अब क्या होने वाला था। अब जो हो रहा था वो सब मेरे गुस्से पर डिपेंड था, लेकिन इतने में उस भयानक डायन ने रंजीता की गर्दन को मरोड़ दिया और वहीं पर रंजीता की मौत हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से ठिठक गए। वो महिला मेरी आंखों में देखकर शायद यही बोल रही थी कि अब आ और इसे लेकर जा। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से मैं ट्रक में बैठा और किस्मत से चाबी भी ट्रक में ही थी, तो मैंने ट्रक की चाबी घुमाई और एक्सीलेटर दबाता हुआ वहां से तेजी से भाग निकला।
ट्रक एक अच्छी खासी रफ्तार से निकल गई। मेरी सांसें अभी भी उखड़ रही थी और इसी बीच जब मैंने झांकते उस साइड मिरर में देखा तो मैंने पाया कि उस औरत के हाथ में रंजीता की कटी हुई मुंडी थी और वो गाड़ी की स्पीड से भाग रही थी। मेरे शरीर का सारा खून सूखता जा रहा था और इसी बीच में एक फैक्ट्री के पास पहुंचा जहां पर मुझे कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। डर के मारे मैं हार गया था तो मैं वहीं उन्हीं के पास पहुंच गया और जब उन लोगों ने मेरी ये दशा देखी तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो मैंने भी उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने बताया कि वो तांत्रिकों का इलाका है और उस इलाके में कुछ तांत्रिक लोग कच्चे कलवों की पूजा करते हैं जिनके खौफ से अब वो जगह पूरी तरह से बदनाम हो गई है। वहाँ आज कुछ डायन खून की तलाश में भटकते हैं। और इतना सुनने के बाद दोस्तों मुझे तो यकीन हो गया था कि रंजीता मर चुका है। और जब इस बारे में पुलिस को पता चला तो उन्होंने इसके एक जंगली जानवर का हमला बताकर केस को दबा दिया। दोस्तों ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी डिलीवरी थी जिसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया और फिर उसके बाद मैंने ट्रक ड्राइविंग के इस काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।